Hello everyone, welcome to the biometrics classes. As we have selected the topic respiration, and in part 1 and part 2 we have studied what is respiration, mechanism of respiration in general, types of respiration, that is aerobic and anaerobic respiration. And today in part 3 we will study respiration in plants and the different organs involved in animals for the process of respiration. As we know that plants have comparatively simple structure. They have only two systems, the root system below the soil and the shoot system above the soil. Because their body is simple, the whole body is involved in the process of respiration. That means we see that there are some differences in the process of respiration between the plants and animals. In plants, the whole body, the root, the leaves, the stem, are involved in the process of respiration. But in animals, a single respiratory unit is involved in the process of respiration. यानी एनिमल्स में एक सिस्टम के द्वारा रेस्पायरेशन होता है, जबकि प्लांट्स में पूरा शरीर जो है रेस्पायरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है. दूसरा, क्योंकि प्लांट्स में पूरा शरीर इन्वॉल्व होता है, इसलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी रेस्पायरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कम होता है, जबकि एनिमल्स में ज़्यादा होता है. फिर प्लांट्स में द रेट ऑफ रेस्पायरेशन इज स्लो इन कंपैरिजन टू एनिमल्स, क्योंकि प्लांट्स एक जगह फिक्स रहते हैं, उन्हें कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उनमें रेट ऑफ रेस्पायरेशन स्लो होता है. जबकि एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और उन्हें मूवमेंट करनी होती है, इसलिए उनमें रेट ऑफ रेस्पायरेशन फास्ट होता है. इन प्लांट्स रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस which occurs in root, stems, leaves of the plants. यानी प्लांट्स में रूट, स्टेम और लीव्स सभी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं रेस्पायरेशन प्रोसेस के लिए, और वो सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा होता है. इनमें ब्रीदिंग जैसे मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होते हैं. रूट्स में प्लांट का रूट हेयर्स, प्लांट्स में रूट सिस्टम जो है उसमें से यूनिसेलुलर आउटग्रोथ्स जो है जब निकलती हैं तो इसे हम रूट हेयर्स कहते हैं. ये रूट हेयर्स सॉइल से, इन बिटवीन द सॉइल से ये ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को बाहर की तरफ रिलीज़ कर देते हैं. तो रूट में कौन सा पार्ट है? रूट हेयर्स फ्रॉम द सॉइल पार्टिकल्स. इन लीव्स थ्रू स्टोमाटा, लीव्स में स्टोमाटा के थ्रू टाइनी पोर्स जो है लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसको स्टोमाटा कहते हैं. इससे ये रेस्पायरेशन करती हैं लीव्स. स्टेम में यंग कंडीशन में जब स्टेम होती है यानी ग्रीन होती है तो इनमें टाइनी पोर्स होते हैं, जिनको हम स्टोमाटा कहेंगे. यानी यंग कंडीशन में स्टोमाटा के थ्रू होता है. लेकिन जब प्लांट्स ओल्डर हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है, तो उसमें प्लांट्स में इस तरह से लूजली अरेंज्ड सेल्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम लेंटिकल्स कहते हैं. तो ओल्डर स्टेम में लेंटिकल्स के थ्रू रेस्पायरेशन होता है. तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है. रूट हेयर्स इन रूट, स्टोमाटा इन लीव्स, एंड इन ओल्डर स्टेम्स थ्रू लेंटिकल्स, एंड इन यंग स्टेम थ्रू स्टोमाटा. These are the parts by which the plant respire. Now, what is the net gaseous exchange in plants during the daytime and night time? This is also very important. यानी दिन के समय में प्लांट्स में नेट गैसियस एक्सचेंज क्या होता है और रात के समय में भी जो है क्या होता है. तो फर्स्ट पहले हम ड्यूरिंग द डे टाइम देखते हैं. जैसा हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द डे टाइम फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन दोनों प्रोसेस होता है. इसलिए पहला चीज़ है कि ये गलत है कि दिन में प्लांट्स रेस्पायर नहीं करते हैं. रेस्पायरेशन एक कंटिन्यूअस कांस्टेंट प्रोसेस है, जबकि फोटोसिंथेसिस सनलाइट के प्रेजेंस में मोस्टली डे टाइम में ये होगा. यानी दिन में फोटोसिंथेसिस जो है होगा, और रेस्पायरेशन दिन में भी होगा और रात में भी होगा. ओके. अब क्या होता है,
फोटोसिंथेसिस अकर एट फास्ट रेट ड्यूरिंग द डे टाइम, यानी ये फास्ट होता है, जबकि रेस्पायरेशन अपने नॉर्मल कांस्टेंट रेट पर ही होता है. सो एज ए होल द प्लांट्स विल टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन अलॉन्ग विथ वाटर वेपर. यानी दिन के समय में नेट गैसियस एक्सचेंज क्या होगा, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे अलॉन्ग विथ वाटर वेपर. ऐसा क्यों होता है? प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है दिन के समय में, तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को क्या चाहिए, CO2 चाहिए, लार्ज अमाउंट में चाहिए, क्योंकि फास्ट हो रहा है. और प्लांट जब CO2 जितना लेंगे उतना ही क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे. तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे टाइम. एट द सेम टाइम प्लांट्स में रेस्पायरेशन भी चल रहा है, यानी उसके लिए उसे क्या चाहिए, ऑक्सीजन. क्योंकि प्लांट्स में खुद से ऑक्सीजन प्रिपेयर हो रहा है फोटोसिंथेसिस से, तो उन्हें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यानी खुद का ऑक्सीजन जो वो फोटोसिंथेसिस में प्रिपेयर कर रहा है वो ले लेगा, और जो रेस्ट बचेगा अपने काम के बाद वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ करता चला जाएगा. यानी कुल मिलाकर क्या होगा कि प्लांट CO2 लेगा और ऑक्सीजन बाहर से नहीं लेगा, खुद का ही ऑक्सीजन उसके पास है रेस्पायरेशन के लिए, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगा वो रिलीज़ कर देगा along with water vapor. Yani during the daytime the net gaseous exchange is that the plant will take CO2 and give out oxygen along with water vapor. इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, प्लांट दिन में रेस्पायर नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है. प्लांट दोनों वर्क कर रहे हैं दिन के समय में, जिसमें नेट गैसियस एक्सचेंज क्या होगा, CO2 लेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे अलॉन्ग विथ वाटर वेपर. बट एट नाइट टाइम बहुत इजी है, क्योंकि नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, रेस्पायरेशन होगा. यानी रेस्पायरेशन में प्लांट क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ वाटर वेपर रिलीज़ करेगा. सो एज ए होल ड्यूरिंग द नाइट टाइम द प्लांट विल टेक ऑक्सीजन and give out carbon dioxide along with water vapor, and during the daytime they will take carbon dioxide and give out oxygen along with water vapor. तो ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देखेंगे. कुछ यूनिक प्लांट्स भी होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में प्यूरिफिकेशन करते हैं. अब ये प्रोसेस जो है यहाँ पर रेस्पायरेशन या फोटोसिंथेसिस, इससे क्या हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन हो रहा है. तो नेचुरल प्यूरीफायर्स होते हैं प्लांट, वो एनवायरनमेंट से CO2 गैस को लेते हैं, यानी वो एक टॉक्सिक गैस है जो कि प्लांट उसको ले लेते हैं, हम लोग के लिए वो यूज़फुल नहीं है, तो प्लांट उसको ले लेते हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं. यानी एनवायरनमेंट का प्यूरिफिकेशन जो है प्लांट्स करते हैं. इसलिए हमें प्लांट्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को लगाना चाहिए. पीपल ट्री के बारे में आपने सुना होगा कि पीपल ट्री जो होती है, पीपल का पेड़ जो होता है, वो ऑल द टाइम यानी 24 आवर्स वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, क्योंकि उनकी एनाटॉमी इस ढंग की होती है. आप जब उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो अपने बनावट के कारण थोड़ा बहुत जो है वो रात में भी ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करता है, क्योंकि दिन के समय में कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका स्टोमेटा बंद रहता है, जिससे वो रात को उसको ओपन करते हैं जब रात के समय में, तो वो CO2 को लेते हैं अपने कार्बन फिक्सेशन के लिए और ऑक्सीजन को वो रिलीज़ करते हैं. इसलिए माना जाता है कि वो प्लांट जो है नेचुरल जो है ज़्यादा ऑक्सीजन जो है रिलीज़ करते हैं, रात के समय में भी रिलीज़ करते हैं. तो उस तरह के प्लांट जैसे पीपल हो गया, नीम हो गया, कुछ इंडोर प्लांट्स भी होते हैं जैसे स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, ये सारे प्लांट जो है हमें लगाने चाहिए. तो ये प्लांट्स में जो है रेस्पायरेशन का पार्ट हो गया. अब हम कुछ ऑर्गन्स को देखते हैं जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका ये क्वेश्चन यहाँ से आता है. जैसे सबसे पहले सिंपल लोअर ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम. इसमें किसके द्वारा होता है, प्रोसेस क्या है, सिंपल डिफ्यूज़न है, और किसके द्वारा होता है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है. यानी कि अगर अमीबा है तो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ऑक्सीजन जो है ये लेगा
और CO2 को वो रिलीज़ करेगा। यानी पार्ट को याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन। इन अर्थवॉर्म थ्रू द मॉइस्ट स्किन। अर्थवॉर्म जो है मिट्टी में, गीली मिट्टी में ये प्रेजेंट होता है, तो उसकी स्किन जो है वो मॉइस्ट होती है और इसी से वो रेस्पिरेशन करता है। तो ऑर्गन को याद रखेंगे, क्या हो गया, इन अर्थवॉर्म थ्रू द मॉइस्ट स्किन। यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैचिंग क्वेश्चन जो है यहाँ से देता है। एक्वाटिक जो फिशेज़ होती हैं, प्राउन और जो भी फिशेज़ होती हैं, प्राउन को याद रखेंगे, झींगा मछली जिसको बोलते हैं। तो एक्वाटिक जो फिशेज़ होती हैं उनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज़ कॉल्ड द गिल्स। ठीक है, उसमें गिल्स होता है, यानी फिश में यहाँ पर गिल्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये गिल्स के थ्रू जो है मछली जो है वो रेस्पायर करती है। इंसेक्ट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉस्किटो, कॉकरोच वगैरह। तो इसमें आप क्या देखते हैं, मॉस्किटो वगैरह में आइस के पास 2 होल जो है प्रेजेंट होते हैं। होल को जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन लेते हैं या CO2 रिलीज़ करते हैं, उस होल को हम स्पायरेकल कहते हैं। यानी स्पायरेकल्स आर द होल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द जो है हेड सरफेस जो है आइस के बिलो ये प्रेजेंट होती हैं, होल को स्पायरेकल कहते हैं। और इस होल के थ्रू एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रन करता है जिससे वो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो दैट इज़ द स्पायरेकल। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड trachea. Spiracle are the holes and trachea are the tubes. So in insects, the respiratory organs are spiracles, the holes present on the body, and the trachea, the tubular structures inside the body. In terrestrial animals like us, lungs are present as the respiratory organs for the process of respiration. So these are the different organs present in the animals. फ्रॉग इज़ ऑल्सो एन एम्फीबियस एनिमल। एक एम्फीबियस एनिमल है वो, एम्फी मतलब डबल, बायस मतलब लाइफ, यानी वो पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है, यानी दोनों चीज़ों की ज़रूरत उसको पड़ती है, इसलिए इसको एम्फीबियस एनिमल हम लोग फ्रॉग का कहते हैं। फ्रॉग में भी यूनिक होता है। फ्रॉग जब वाटर में रहता है, टैडपोल स्टेज में रहता है, तो वो गिल्स के थ्रू करता है। फिर जब वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, तो टेरेस्ट्रियल लाइफ जब वो जीता है तो वो लंग्स से भी करता है। एडल्ट फॉर्म में जब वो वाटर में रहता है तो वो माउथ लाइनिंग से करता है, मॉइस्ट स्किन से करता है। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन, गिल्स, मॉइस्ट स्किन, माउथ लाइनिंग, लंग्स, these are the different organs in frog for the process of respiration. So in today's session we have studied respiration in plants and the different respiratory organs in animals. Hope you enjoyed the session. Thanks for watching the video.